इस वीडियो में हम प्रायिकता नमूनों प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। सैंपलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जब भी आप कोई शोध करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या होती है और हम ऐसा नमूना लेना चाहते हैं जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो हम ये नमूना कैसे लेंगे? हम ये नमूना एक विशेष तरीके से लेना चाहते हैं ताकि ये नमूना पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधि हो सके। तो आइए निम्नलिखित उदाहरण देखें। मान लीजिए हमारे पास एक स्कूल है, 8 कक्षाएं हैं। कक्षा 1 से 4 तक लड़कियों के लिए हैं और कक्षा 5 से 8 तक लड़कों के लिए हैं। और हमारे पास 200 छात्र हैं और हम उन छात्रों में से एक नमूना लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यह नमूना पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करे। मान लीजिए हमें 200 में से केवल 50 छात्रों की आवश्यकता है। तो अगर हम एक साधारण यादृच्छिक नमूना लेना चाहते हैं तो हमें यह करना होगा। हम प्रत्येक छात्र को 1 से 200 तक एक नंबर देंगे। फिर हम उन नंबरों में से कुछ को यानी छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुनेंगे। उदाहरण के लिए हम छात्र नंबर 3, फिर नंबर 5, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 72 आदि को लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इन नंबरों को यादृच्छिक रूप से चुनेंगे, चाहे वह किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार की रैंडम विधि से। फिर हम इन विधियों को सरल यादृच्छिक नमूना और प्रणालीगत यादृच्छिक नमूना कहेंगे। इस उदाहरण में हम एक निश्चित अनुपात के आधार पर छात्रों को चुनेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास 200 छात्र हैं और हमें 50 चाहिए, तो यदि आप 200 को 50 से विभाजित करेंगे तो यह 4 होगा। तो हर चौथे छात्र को हम नमूने में लेंगे, जैसे छात्र संख्या 4, छात्र संख्या 8, छात्र संख्या 12, छात्र संख्या 16 और इसी तरह आगे। यह प्रक्रिया हमारे अध्ययन के अंत तक चलेगी। तो इसमें एक प्रणाली होगी कि हम छात्र को कैसे चुनेंगे। इसीलिए हम इसे प्रणालीगत यादृच्छिक नमूना कहते हैं, जो स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने में होता है। कई बार यह बहुत ज़रूरी होता है कि बिल्कुल 50% महिलाएं और 50% पुरुष ही लिए जाएं। अगर आप बिल्कुल 50-50%, 60-40% या 55-45% का अनुपात चाहते हैं तो हमें स्तरीकृत नमूने लेने होंगे। इस उदाहरण में हम पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग विभाजित करेंगे। फिर हम पुरुषों के लिए 1 से 100 तक और महिलाओं के लिए भी 1 से 100 तक नंबर देंगे। फिर हम पुरुषों के लिए 1 से 100 तक के रैंडम नंबर चुनेंगे, जिनमें से हम 25 लेंगे, और महिलाओं के लिए भी 1 से 100 तक के रैंडम नंबर चुनेंगे, जिनमें से हम भी 25 लेंगे। तो इस स्थिति में हमें ये गारंटी मिल जाएगी कि हमारे पास 50% पुरुष और 50% महिलाएं होंगी, क्योंकि एक साधारण रैंडम सैंपल में हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। हमें 50 की ज़रूरत है, लेकिन हमें 27 महिलाएं और 23 पुरुष मिल सकते हैं, या 31 महिलाएं और 19 पुरुष मिल सकते हैं, और इसी तरह। लेकिन इस स्तरीकृत विधि के साथ हम ये गारंटी देंगे कि प्रत्येक समूह में समान प्रतिशत होगा। यहाँ दूसरी विधि क्लस्टर सैंपल है। यहाँ क्लस्टर सैंपल में हम छात्रों के बजाय कक्षाओं का उपयोग करेंगे। तो हम छात्रों के बजाय कक्षाएं लेंगे। इस मामले में हम क्या करेंगे? हम प्रत्येक कक्षा को 1 से 8 तक एक नंबर देंगे। हमें केवल 50 की आवश्यकता है। प्रत्येक कक्षा में 25 छात्र हैं, इसीलिए हम 2 कक्षाएं यादृच्छिक रूप से चुनेंगे। तो 1 से 8 में से ये कक्षा 2 और कक्षा 7 हो सकती है। तो इस मामले में अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके पास एक कक्षा लड़कियों की और एक कक्षा लड़कों की हो सकती है, या कक्षा 3 और 5। साथ ही एक कक्षा लड़कियों की या एक कक्षा लड़कियों की, किसी की कक्षा लड़कों की हो सकती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि दोनों कक्षाएं लड़कियों की हों, जैसे 1 और 3 या 2 और 4 या 1 और 4, या दोनों कक्षाएं लड़कों की हों। लेकिन यह यादृच्छिक हो सकता है, इसीलिए यह उन बातों में से एक है कि आपको पूरे समूहों को लेना पड़ता है। ये मदद करता है। अगर आपके पास एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप हर राज्य के भीतर अलग अलग राज्य लेंगे, हर राज्य के भीतर अलग अलग शहर होंगे, हर शहर के भीतर अलग अलग स्कूल होंगे, और हर स्कूल के भीतर अलग अलग कक्षाएं, तो आप इसे क्लस्टर मल्टी लेवल रैंडम सैंपल के रूप में ले सकते हैं। यहाँ अपने सैंपल लेने के लिए जो कदम हैं,
सबसे पहले आपको अपनी लक्षित आबादी की पहचान करनी होगी। फिर आपको देखना होगा कि आप उन लक्षित आबादी तक कैसे पहुंचेंगे। तय करें कि आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं। क्या आप सिंपल रैंडम सैंपल, क्रॉस स्ट्रिंग या सिस्टेमैटिक का उपयोग करेंगे? फिर आप उन छात्रों के लिए नंबर असाइन करेंगे, या अगर आप कक्षाओं के लिए कर रहे हैं तो आप कक्षाओं के लिए नंबर असाइन करेंगे और फिर आप अपना रैंडम सैंपल लेना शुरू करेंगे। धन्यवाद।